बातें बहुत सारी करते हैं लोग कि जब आप खुश हो तो आप कोई डिसीजन मत लो, गुस्से में हो तो भी डिसीजन मत लो, जब आप डर रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम मत करो। तो डर, एंजाइटी, दुख, दर्द, इनसे इंसान मतलब कहाँ तक भागे, ये पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। हर एक दिन नया स्ट्रगल शुरू होता है। मेंटली कितना भी स्ट्रांग कर लो अपने आप को, पता नहीं कैसे डील करें। कभी कभी लगता है कि ये जिंदगी का ना बहुत कड़वा सच है, हमें शायद इन सबके साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन कितना अच्छा होता कि शायद हम इनसे डील कर पाते। शायद कोई ऐसी बात होती कि बस हम उसे फॉलो करें और इन सब के रहते हुए भी हम अपनी जिंदगी को सुकून और शांति से जी पाए। तो बिल्कुल आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान है इस समरी में जो हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है एमी मोरिन ने। और इस समरी की बात करें तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाए, बल्कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप अपने इमोशंस और थॉट्स को बैलेंस करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप जिंदगी में हमेशा राइट डिसीजन लेंगे और सुकून से जिएंगे। ये समरी हमें अपनी फीलिंग्स को समझने में और सही तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। इसके बारे में जानकर आप खुद को और अपनी फैमिली और दोस्तों को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। They don't waste time feeling sorry for themselves। तो आइए इसे समझने के लिए हम इस कहानी पर गौर फरमाते हैं। जैक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है। एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे टूट गई है जब एक बस ने उसे टक्कर मार दी थी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैक की टांगे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक जैक को कुछ महीनों तक व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इस बात से उसकी माँ काफी उदास रहती है। उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि शायद जैक अब फिर से चल फिर नहीं पाएगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैक इस कंडीशन में भी स्कूल ज्वाइन कर सकता है, जबकि जैक की माँ उसे अभी स्कूल भेजने के फेवर में नहीं है। माँ को लगता है कि जैक को इस एक्सीडेंट से काफी डीप शॉक लगा है, इसलिए उसे अभी स्कूल बस से दूर रहना चाहिए। उसकी माँ को लगता है कि अगर जैक व्हील चेयर में बैठे हुए अपने दोस्तों को खेलते हुए देखेगा तो और भी ज्यादा उदास हो जाएगा। इसलिए जैक अब घर से बाहर नहीं निकलता। वो मॉर्निंग में थोड़ी सी पढ़ाई करता है, फिर सारा दिन टीवी देखता है और वीडियो गेम्स खेलता है। कुछ हफ्ते इसी तरीके से गुजर गए। उसकी माँ ने नोटिस किया कि जैक में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो पहले जैसा एक्टिव और खुश नहीं दिखाई देता जैसे कि वो पहले था। जैक की हालत देखकर उसकी माँ को बड़ी टेंशन हो रही थी, तो वो उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। उसने थेरेपिस्ट को बताया कि उस एक्सीडेंट की वजह से जैक बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुआ है। थेरेपिस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जैक का इलाज करेगी। वो जैक को एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। उसने जैक को एनकरेज किया कि वो एक किताब लिखे, हाउ टू बीट अ स्कूल बस। जैक को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने खुद को एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में ड्रॉ किया और एंड में लिखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इसलिए वो इस एक्सीडेंट में बच गया। थेरेपिस्ट ने जैक की माँ को बताया कि उसे जैक के लिए उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही सलामत और जिंदा है। बस उसकी कुछ हड्डियां टूटी है, इसलिए जैक को एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा जो कोई भी चैलेंज फेस कर सकता है। थेरेपिस्ट ने ये भी बोला कि अगर जैक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ तो भी वो काफी सारी चीजें कर सकेगा। जैक की माँ को समझ में आ गया कि उसे जैक पर तरस खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके कुछ टाइम के बाद ही जैक ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल थी और जैक भी पहले की तरह खुश रहने लगा था। तो क्या आप भी उन लोगों में हैं जो खुद पर बहुत ज्यादा तरस खाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब किया हो? क्या आप भी उदास और दुखी रहते हो? तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारे ये दुख इतने बड़े नहीं होते जितना कि हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप खुद को अनलकी सोचते हो, वर्थलेस समझते हो, तो यकीन मानिए आप अपनी हालत और भी ज्यादा खराब कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इससे आप और भी ज्यादा नेगेटिव फील करोगे और जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव चीजें ही होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए हम बताते हैं। एक्टिव रहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। बिस्तर से उठो, शावर लो, अपना रूम साफ करो या वॉक पर जाओ। खुद को बिजी रखने से दिमाग बिजी रहेगा और नेगेटिव सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कोई न्यू हॉबी ज्वाइन कीजिए या कोई किताब पढ़ लीजिए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
इसलिए खुद को हमेशा एक्टिव रखिए, बिजी रखिए। किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए। शायद आप नेगेटिव साइड पर ज्यादा फोकस करते हो, इसीलिए आप कुछ अच्छी चीजों को मिस कर देते हो। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप हेल्दी और सही सलामत हो। आपके सर पर एक छत है और आपको 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है। आपके पास एक फैमिली है जो आपसे बहुत प्यार करती है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है कि जितनी आप सोचते हो। अपना नजरिया बदल कर देखो, आपको ये दुनिया बदली हुई नजर आएगी। सोचिए, अगर आपकी फैमिली या दोस्त भी वही सोचते जो आप सोच रहे हैं तो क्या होगा? तब आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? क्या आप उन्हें खुद पर तरस खाता हुआ देखना पसंद करेंगे? और जरा उन मुश्किलों को याद करो जो आपने जिंदगी में फेस की थी। जब उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर लिया था तो अब क्यों नहीं? अगर आप पहले भी सरवाइव कर चुके हैं तो अब भी जरूर कर सकते हो। साथ ही दूसरों की हेल्प करना कभी ना भूलो। आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। दूसरों की हेल्प करना एक मीनिंगफुल एक्ट है। इससे बढ़कर एहसास और क्या हो सकता है कि हम किसी के काम आए, यानी हमारी लाइफ एक टोटल वेस्ट नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की बात करते हैं। दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। और इसे समझने के लिए हमें इस कहानी को जानना होगा। जेम्स का डिवोर्स हो चुका था। 3 साल तक वो कोर्ट में अपनी 7 साल की बेटी की कस्टडी के लिए लड़ता रहा, पर जज ने फाइनल डिसीजन दिया कि बच्ची हमेशा के लिए अपनी माँ के पास रहेगी और जेम्स को वीकेंड पर अपनी बेटी से मिलने का राइट मिल गया। हालांकि उसे जज का डिसीजन अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी वाइफ से अच्छा पेरेंट है। जेम्स को लगता था कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी के साथ उसका रिश्ता तोड़ना चाहती है। एक बार जेम्स को अपनी बेटी को लेकर व्हेल वॉचिंग के लिए जाना था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने उससे ये मौका छीन लिया। वो उससे पहले ही अपनी बेटी के साथ व्हेल वॉचिंग के लिए चली गई। जेम्स को बहुत गुस्सा आया। उसे फील हुआ कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को जेम्स से हर हाल में दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हमेशा उसे महंगे तोहफे देती थी, उसके लिए लेविश पार्टीज रखती थी और उसे लग्जरी वेकेशन पर लेकर जाती थी। पर जेम्स के पास इतना पैसा नहीं था। उसे ये भी लगता था कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को बिगाड़ रही है, और जेम्स को ये भी शक था कि उसकी एक्स वाइफ शायद किसी को डेट भी कर रही है। जेम्स को डर था कि कहीं उसकी एक्स वाइफ का लवर जेम्स की बेटी को अब्यूज ना कर दे या उसके साथ कुछ गलत बिहेव ना करे। तो जेम्स ने ऑथर एमी मोरिन की मदद ली। वो उनके पास थेरेपी के लिए नहीं बल्कि लीगल सपोर्ट मांगने गया। जेम्स ने एमी को कहा कि वो उसकी बेटी की फुल कस्टडी लेने में उसकी मदद करे। हालांकि एमी ये नहीं कर सकती थी। जज अपना फैसला दे चुका था। कस्टडी ऑर्डर को लेकर के अब जेम्स कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी एक्स वाइफ ने क्लियर कर दिया था कि वो इस बारे में अब जेम्स के साथ और नेगोशिएट नहीं करना चाहती। एमी ने जेम्स को समझाने की कोशिश की कि उसकी सारी कोशिशें बेकार है और ऐसा करना उसकी बेटी के लिए सही नहीं होगा। अगर वो इसी तरह अपनी एक्स वाइफ से लड़ता रहा तो बच्चे पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके बजाय जेम्स को चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग और लविंग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे। अपनी बेटी के साथ वो कुछ यादगार टाइम बिताए जो उन्हें हमेशा याद रहे। अगर जेम्स खुद को इम्प्रूव करेगा तो उसकी बेटी पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए? आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट गई, जिससे आपको और भी ज्यादा गुस्सा आया और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? जो आपके हाथ में नहीं है उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, और जो आप चेंज कर सकते हो उस पर फोकस करो। यकीन मानिए कि कोई रियल में आपका दुश्मन नहीं है। आपके सिवा आपकी जिंदगी को मिजरेबल, दुखी, बेकार कोई नहीं बना सकता। अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर दोगे तो आपके हालात भी खुद ब खुद बदल जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं टेरी फॉक्स का। उसे एक रेयर टाइप का बोन कैंसर था, इसलिए उसका एक पैर काटना पड़ा। पूरे 16 महीने के लिए उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी थी। फिर एक दिन टेरी ने एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसने नकली पैर के साथ मैराथन ज्वाइन किया था। टेरी ने डिसाइड किया कि वो भी मैराथन में पार्ट लेगा। हालांकि टेरी रेस में लास्ट आया, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। उसके बाद उसने एक फंड रेजर स्टार्ट करने की सोची। टेरी एक दिन में एक मैराथन दौड़ता था और पूरे कनाडा को क्रॉस कर लेता था।
उसे उम्मीद थी कि वो अपने जैसे बाकी कैंसर मरीजों के लिए $24 मिलियन फंड जमा कर लेगा। टेरी की स्टोरी लोगों तक पहुंची और उन्होंने उसे सपोर्ट किया। लोग इंतजार करते थे कि टेरी कब उनके टाउन में पहुंचेगा। टेरी पूरे 143 दिनों तक यानी कि 143 डेज तक दौड़ता रहा। इसी बीच उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि कैंसर उसके लंग्स तक फैल चुका था। टेरी टीवी पर भी आया और वो बहुत ही फेमस हो चुका था। लोग उसके कॉज के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर रहे थे। वैसे हैरानी की बात तो ये थी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद जितना उसने सोचा था उतना अमाउंट उसके फंड में आ चुका था। लेकिन इस कहानी का सैड पार्ट ये है कि इसके कुछ दिनों के बाद ही टेरी की डेथ हो गई। मगर टेरी फॉक्स रन आज भी कंटिन्यू चल रहा है। ये एक एनुअल फंड रेजिंग मैराथन इवेंट है जिसकी वजह से दुनिया भर में कई सारे कैंसर पेशेंट्स को मदद मिली है। तो टेरी की इस कहानी को सुनने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। तो आइए इसे हम समझते हैं इस कहानी से। मेगन काफी स्ट्रेस में थी, इसीलिए वो एमी के पास थेरेपी लेने आई थी। उसने एमी को बताया कि वो अपने बिजी शेड्यूल के चलते बहुत ज्यादा थक जाती है। मेगन 35 साल की है। वो अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेगन पार्ट टाइम जॉब भी करती है और संडे को स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और गर्ल स्काउट लीडर भी थी। मेगन हमेशा यही कोशिश करती थी कि वो एक बेस्ट वाइफ और मदर बन सके, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मूड अक्सर क्यों खराब रहता है और उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। थेरेपी सेशन के दौरान एमी को मेगन की समस्या, उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई थी। मेगन उन लोगों में से थी जो किसी को मना नहीं कर पाते हैं। जब भी उसके चर्च के मेंबर्स कपकेक्स की फरमाइश करते, मेगन उन्हें मना नहीं कर पाती थी, चाहे वो कितनी ही बिजी क्यों ना हो। उसके गर्ल स्काउट मेंबर्स जब उससे अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने को बोलते तो भी मेगन से ना नहीं बोला जाता था। मेगन अपनी सिस्टर को भी मना नहीं कर पाती थी, जो कि अपना बच्चा उसके पास छोड़कर चली जाती थी। मेगन ने ये भी बोला कि लोगों की हेल्प करने के चक्कर में कई बार वो घर लेट आती थी। वो दूसरों की हेल्प में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती थी कि वो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा रही थी। सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद को दुखी कर रही थी। उसे अपनी इमेज की बहुत ज्यादा केयर थी। वो नहीं चाहती थी कि चर्च के मेंबर्स या उसकी सिस्टर उसे सेल्फिश समझे। लेकिन एमी ने मेगन की हेल्प की और उसे रियलाइज करवाया कि सबको खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है और अनप्रैक्टिकल भी है। धीरे धीरे मेगन को भी ये बात समझ में आ गई थी और उसने ना कहना सीख लिया था। उसे कोई बहाना बनाने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। बस सिंपली इतना बोलना था, नो सॉरी आई कांट, यानी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। बस इतना ही काफी था। मेगन को पहले लगता था कि लोग उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब वो रिलैक्स थी। जब वो किसी काम के लिए मना करती थी तो सामने वाला भी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता था। मेगन अब बिना किसी रिग्रेट के अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने लगी थी, जिससे उसका मूड भी अच्छा रहता था। वो पहले से ज्यादा केयरिंग मदर और वाइफ थी। उसका सारा स्ट्रेस जैसे गायब हो गया था। मेगन अब सिर्फ उनकी परवाह करती थी जो लोग उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो मेगन की कहानी सुनकर आपको भी लग रहा है कि आपको भी ना बोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होती है। क्या आप लोगों की खुशामद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करे? तो शायद आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं या आपके अंदर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। शायद आपको रिजेक्शन का डर है या फिर आप डरते हैं कि कहीं अकेले ना रह जाए। क्या आपको मालूम है कि जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं उनके बच्चे लोगों की खुशामद करने वाले होते हैं? ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों की खुशामद करके वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि एक शराबी पिता जो भी बोलता है बच्चे चुपचाप उसकी बात मानते हैं ताकि उन्हें मार ना पड़े। लेकिन इसका सबसे बुरा असर ये पड़ता है कि ऐसे बच्चों की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहती। वो हमेशा लोगों को खुश रखने में खुद की इज्जत खो बैठते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी वो पॉइंट आता है जब वो इस बात पर रिग्रेट करते हैं कि वो जिंदगी भर दूसरों की खुशामद करते रहे और दूसरों की शर्तों पर जीते रहे। पर याद रखो, पॉपुलर चॉइस हमेशा राइट चॉइस नहीं होती। आप क्रैक्सलिस्ट की स्टोरी से यहाँ पर कुछ सीख सकते हो। सीईओ जिम बकमास्टर ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि क्रैक्सलिस्ट अपने बनाए रास्ते पर रहे। कई सारी वेबसाइट्स एडवर्टीजमेंट पर चलती है, पर क्रैक्सलिस्ट ऐसी नहीं है। इस कंपनी ने बहुत से ऐसे ऑफर को रिजेक्ट किया है जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट दे सकते थे। बकमास्टर और उसकी टीम ने डिसाइड किया था कि वो ज्यादातर सर्विसेज फ्री रखेंगे।
कई लोगों ने उन्हें इस डिसीजन के लिए क्रिटिसाइज भी किया, पर उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। उन पर सोशल एनार्किस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट होने के इल्जाम भी लगे, पर उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की खुशामद करना उनकी आदत नहीं थी। उन्होंने क्रैगलिस्ट को वैसे ही चलाया जैसा वो चाहते थे। क्रैगलिस्ट एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा डिपेंड नहीं था, तो .com क्रैश सरवाइव कर गया। क्रैगलिस्ट आज भी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। बकमास्टर ने अपने वैल्यूज से कभी भी समझौता नहीं किया। दूसरों को खुश करने के बदले उन्होंने अपने कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस किया। और इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और बात करते हैं अगले चैप्टर की, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। और इसे समझेंगे हम इस कहानी से। जेम्स मैथ्यू बेरी जब सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी फैमिली में एक हादसा हो गया था। जेम्स के बड़े भाई डेविड, जो कि 13 साल के थे, आइस स्केटिंग करते टाइम डेथ हो गई थी। जेम्स की मां अपने बेटे की मौत से डीप शॉक में चली गई थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा मर गया है। जेम्स ने अपनी मां का दुख कम करने की बहुत कोशिश की और वो अपनी मां को खुश रखने के लिए डेविड की तरह बिहेव करने लगा था। जेम्स डेविड के कपड़े पहनने लगा था और हमेशा अपनी मां के साथ साथ रहता था। जेम्स की मां ने उसे बोला कि अडल्ट होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अडल्ट लाइफ दुख और परेशानियों से भरी है। तो अपनी मां को खुश करने के लिए जेम्स ने फैसला किया कि वो कभी 13 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वो हमेशा के लिए एक बच्चा बनकर रहना चाहता था। जेम्स की ये डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ वाकई में रुक गई थी। वो अपनी एज के हिसाब से काफी दुबला पतला था और उसकी हाइट 5 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ी। हाई स्कूल के बाद जेम्स ने अपने पेरेंट्स को बोला कि वो एक ऑथर बनना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तुम कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लो, क्योंकि डेविड ने भी यही किया था। जेम्स मान गया था, पर उसने बोला कि वो लिटरेचर पढ़ेगा। जेम्स मैथ्यू बेरी पीटर पैन के राइटर थे, जिन्होंने ऐसे लड़के की कहानी लिखी थी जो कभी बड़ा नहीं हुआ था। तो क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि काश आप पास्ट में जाकर वो करते जो आप करना चाहते थे? क्या आपको पुरानी बातों का पछतावा है? क्या आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप प्रेजेंट में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अपने आसपास की हर चीज को मिस कर देंगे और लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो अफेक्ट होगी ही, साथ ही आपको प्रेजेंट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी मुश्किल लगेगा। इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर अपने आज को जिए, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। आप चाहे जो कर लो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपका प्रेजेंट आपके हाथों में है, इसलिए इस पर फोकस करें और अपना बेस्ट दीजिए। कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हम भुला नहीं पाते, तो ऐसी यादों से छुटकारा पाने के लिए अपने लिए कुछ नए लक्ष्य यानी कि कुछ नए गोल सेट करो। आप चाहो तो अपनी लाइफ का हैप्पी एंडिंग लिख सकते हो। जिन्होंने आपको हर्ट किया है उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाओ। इसी के साथ अब जो अगली कहानी है वो आपको जरूर इंस्पायर करेगी। वार्ड गांव की गरीब लड़की थी। बचपन में ही उसके फादर ने उसे फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया था। वो अपनी माँ को रोज अपने फादर के हाथों मार खाते देखती थी, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और अपने दिल में ये सीक्रेट छुपा लिया। वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। जब वो 17 साल की हुई तो घर से भाग गई और दोबारा कभी भी नहीं लौट कर आई। एक लड़के से वो मिली और दोनों ने शादी कर ली। दोनों ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। कई साल गुजर गए। एक दिन उसने सुना कि उसके बड़े भाई ने अपने ही बच्चे को अब्यूज किया है और उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली में इस अब्यूजमेंट की हिस्ट्री को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसने इस बारे में काफी डीपली सोचा और डिसाइड किया कि वो फिर से पढ़ाई करेगी। उसने कॉलेज में लॉ लिया और काफी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद डिग्री ली। उसके बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोला। गरीब बेसहारा औरतों और बच्चों को लीगल रिप्रेजेंटेशन देकर उनकी हेल्प करती थी। अगर किसी को सोशल सर्विसेज की जरूरत होती तो उसमें भी वो उनकी मदद करती थी। अगर किसी के पास ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं होता था तो वो उसे अपना ट्रक लेकर पिक करने आती थी। उसके साथ बचपन में काफी कुछ गलत हुआ था, पर उस लड़की ने अपना पास्ट भूलकर दूसरों की मदद करने का डिसीजन लिया। उसने अपनी जिंदगी तो सुधारी ही, साथ ही साथ अपने जैसे और लोगों की भी मदद की। अपना गुजरा हुआ कल भूलकर उस लड़की ने बहुत सारे अब्यूज्ड बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाकर उन्हें एक बेहतर फ्यूचर दिया। तो इस कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए और बहुत सारी हिम्मत लेते हुए हम बढ़ते हैं जर्नी में आगे और बात करते हैं अगले चैप्टर की,
दे डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। और इसे समझने के लिए चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। डैन एक गांव में रहता था जहां अक्सर गेट टुगेदर होता था। लोग एक दूसरे से मिलने घर आते थे और साथ ही एक दूसरे के घर जाकर डिनर करते थे और पार्टीज किया करते थे। लोगों को एक दूसरे की लाइफ में पता रहता था कि कहाँ क्या हो रहा है। डैन एक फ्रेंडली टाइप का आदमी था। उसके पास एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी वाइफ और प्यारे बच्चे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद डैन का एक सीक्रेट है। उसे पड़ोस के गेट टुगेदर पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे माइकल की ब्रांड न्यू कार या स्कॉट के बिग प्रमोशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डैन इस बात से चिढ़ता है कि वो अपने पड़ोसियों की तरह महंगी चीजें या लग्जरी वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वाइफ ने बच्चों का ध्यान रखने के लिए जॉब छोड़ दी थी, जिसकी वजह से फैमिली का बजट हमेशा टाइट रहता था। डैन ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता था और उसने कई लोगों से उधार भी ले रखा था। डैन इस बात को मानना नहीं चाहता था कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। वो हर हाल में अपने पड़ोसियों की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। डैन अपनी टेंशन अपनी वाइफ से कभी भी शेयर नहीं करता था, लेकिन उसका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हमेशा बढ़ती ही जा रही थी। उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा चेंज होता जा रहा था। वो शॉर्ट टेम्पर हो गया था, उसे बात बात पर गुस्सा आता था। फिर एक दिन वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के एमी मोरिन के पास आया। एमी ने उसे बताया कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि वो एक हाईफाई लाइफ जिए। वो खुद ही अपने लिए एक ऐसी जिंदगी चाहता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डैन ने एमी को बताया कि वो एक गरीब फैमिली में पला बढ़ा है और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसकी जैसी लाइफ जिए। डैन जब छोटा था तो उसके पड़ोसी उसे चिढ़ाया करते थे क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और महंगे टॉय नहीं थे। तब उसे बड़ा बुरा लगता था। पर डैन के मन में कहीं डीप ये बात थी कि उसके लिए मटेरियल चीजों से बढ़कर फैमिली का प्यार और बॉन्डिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले थेरेपी सेशन में डैन की वाइफ साथ गई। डैन से उसने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी। उसकी वाइफ ने उसे पूरा सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो पड़ोसियों से कंपटीशन नहीं करेंगे, बल्कि अपने रिश्तों पर फोकस करेंगे। तो क्या आप सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं? अगर ऐसा है तो ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। याद रखो कि जितना कम आप दूसरों की सक्सेस पर ध्यान दोगे, आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसीलिए कभी दूसरों से कंपेयर ना करो, बल्कि खुद से कंपटीशन करो। जो आप कल थे उसका बेहतर वर्जन बनकर दिखाओ और फिर आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी। क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा फेमस होगा और ज्यादा अमीर होगा। पर जरूरी नहीं कि उनके पास आपकी जैसी स्किल्स या क्वालिटी हो। आप यकीन नहीं करोगे, पर आपके पास भी कुछ खास है जो औरों के पास नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको खुद में कमी लगती है तो खुद को इम्प्रूव करो। चलिए एक काम करते हैं, आगे कहानी सुनते हैं और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एमी का एक क्लाइंट था जिसका नाम था जॉन, जिसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी। वो अपनी वाइफ और बच्चों पर चिल्लाता था, उन्हें बहुत ही बैड वर्ड्स बोलता था। असल में वो एक शराबी और ड्रग एडिक्ट था। जॉन 6 महीने से जॉबलेस था और अपने बिल्स भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो लाइफ में सिर्फ परेशानियों का जिक्र करता था। जो भी उसे कुछ समझाने की कोशिश करता, वो उसी से झगड़ने लगता था। एक दिन जॉन एमी के ऑफिस में आया और बोला, आपको पता है, मुझे अपने बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एमी ने जब कहा, ये तो अच्छी बात है, तो जॉन हैरान रह गया। वो एमी का ये जवाब सुनकर शॉक्ड रह गया। जॉन ने कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम मेरी थेरेपिस्ट हो, तुम्हारा काम है मुझे बेहतर फील करने में मदद करना। तो एमी ने कहा, जैसी तुम्हारी हालत है और तुम जो ये बात खुद एडमिट कर रहे हो, तो ये एक हेल्दी साइन है। इसका मतलब है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है और तुम्हें चेंज होने की जरूरत है। तुम्हें खुद में इम्प्रूव लाना होगा, खुद को सुधारना होगा। एमी ये देखकर खुश हुई कि टाइम के साथ जॉन ने खुद को काफी चेंज किया। थेरेपी के लास्ट दिन जॉन में काफी रिमार्केबल प्रोग्रेस नजर आ रही थी। उसने ड्रग्स और शराब छोड़ दिया था। जॉन अपनी वाइफ और बच्चों को पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था। लोगों से उसके रिलेशनशिप भी अब पहले से बेहतर थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दूसरों की सक्सेस से जलते हो तो शायद आप खुद से खुश नहीं हो। इसका यही मतलब है कि आप खुद की जिंदगी से, खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। इसलिए अगर आप अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस
और सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। और इन बहुत ही कमाल की कहानियों को सुनने के साथ ही हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। लेकिन अभी भी आप किसी कहानी में अटके हुए हैं, वहां से नहीं आ पाए हैं वापस, तो मैं कहूंगी टाइम हो गया है वापस आने का प्रेजेंट में। मुद्दा मामला ऐसा है कि जिंदगी में कभी भी सॉरी फील मत करो, क्योंकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की गुड विशेस हमेशा आपके साथ है। आपके अंदर भी एक काबिलियत मौजूद है जो आपको ढूंढनी है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। हम दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते, इसीलिए इस बारे में सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में उन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखिए जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। पुरानी बातों को भूलकर प्रेजेंट में, वर्तमान में फोकस करो, ध्यान दो। जो हो गया सो हो गया, अब उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए अपने आज में खुश रहो। टाइम के साथ खुद में पॉजिटिव चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आज को अपने कल से बेहतर बना पाएंगे। रोज एक नया दिन आता है और हमारे लिए नए मौके लाता है। इसीलिए कोशिश यही करो कि आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ, एकदम जमकर। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी, क्या सीखा आपने, कौन सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी, या किस कहानी ने आपको इंस्पायर किया, मतलब अंदर से हिला दिया कि भाई इतना भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, बहुत खुश नसीब है, 2 टाइम की दाल रोटी मिल ही रही है, ठीक ठाक काम चल ही रहा है। या किसी कहानी को सुनकर के लगा कि यार बहुत बहुत बुरा किया है हमने अपने साथ, दूसरों का तो पता नहीं, अपने साथ बहुत बुरा किया है, तो टाइम आ गया है अपने साथ कुछ बहुत अच्छा करने का। कैसे करना है, इन कहानियों ने आपको इंस्पायर किया है, टेक्निक्स बताई है कि आपको नजरिया बदलना है, राइट। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। तो चलिए लिख करके जल्दी बताइए क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं। बहुत छोटा सा, लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं, एकदम छोटू सा स्टेप। तो लिख करके शेयर कीजिए। और इसी के साथ आपके दिमाग में कोई और भी समरी है जो चल रही है काफी दिनों से, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके वो भी शेयर कीजिए। हम डेली आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन एक प्रॉमिस, रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए।